ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं एचसी जोशी, टीजीटी एसएसटी केवीआई टीपीपी सेकंड शिफ्ट देहरादून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th चैप्टर 1 डेवलपमेंट। एवरेज इनकम, औसत आय। वाइल एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन, दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह कुछ असमानताएं छुपा देती है। उदाहरण के लिए दो देश कंट्री ए और कंट्री बी पर विचार करते हैं। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। टेबल 1.2 कंपेरिजन ऑफ टू कंट्रीज। यहाँ पर दो कंट्री ए और बी, इनकी मंथली इनकम दी गई है इन रुपीस। और अगर हम दोनों कंट्री ए और कंट्री बी की एवरेज इनकम निकालें तो ये 10,000 आती है, यानी कि इक्वल एवरेज इनकम है दोनों कंट्रीज की। क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? शायद हम में से कुछ लोग कंट्री बी में रहना पसंद करेंगे, और अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक होंगे, अर्थात यदि हमें ये कहा जाए तुम कंट्री बी के 5वें नागरिक हो, तो निश्चित रूप से हम कंट्री बी में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि जो 5वां सिटीजन है उसकी जो मंथली इनकम है वो सबसे अधिक है, 48,000, बाकी सिटीजन्स की तुलना में। लेकिन अगर हमारी नागरिकता लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद हम में से ज़्यादातर लोग कंट्री ए में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की एवरेज इनकम बराबर है, लेकिन कंट्री ए के लोग न तो बहुत अमीर हैं और न ही बहुत गरीब हैं, यानी कि कंट्री ए में रहने वाले सिटीजन्स की जो इनकम है वो सबकी लगभग बराबर है। लेकिन अगर हम कंट्री बी को देखें तो कंट्री बी में रहने वाले ज़्यादातर लोग गरीब हैं, केवल एक व्यक्ति बहुत अमीर है। इसलिए अगर औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि यह इनकम लोगों में किस प्रकार से वितरित है। Income and other criteria. To find the developed states, besides income, other criteria are also kept in mind. Let us take the example of 3 states, Haryana, Kerala and Bihar. टेबल 1.3 में आप देखेंगे यहाँ पर 3 स्टेट्स हमने लिए हैं, हरियाणा, केरल और बिहार। तीनों की पर कैपिटा इनकम हमने ली है। हरियाणा की इनकम है 1,80,174 और केरला की पर कैपिटा इनकम है 1,63,475 और बिहार की पर कैपिटा इनकम है 34,409। यह एक इकोनॉमिक सर्वे डेटा है 2018-19 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि केरल की पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कम है और बिहार की सबसे कम है, अर्थात पर कैपिटा इनकम के मामले में हरियाणा सबसे आगे है। टेबल 1.4 को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कैपिटा इनकम के अलावा कुछ और क्राइटेरियाज भी दिए गए हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स 2017 के अकॉर्डिंग, लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग, नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100 पर्सन्स, सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 ईयर्स 2013-14। तो अगर हम इन क्राइटेरियाज को देखते हुए तीनों स्टेट्स को कंपेयर करें तो आप देखोगे कि हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30, लिटरेसी रेट 82% और नेट अटेंडेंस रेशियो 61 है। वहीं केरल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 है, लिटरेसी रेट 94% है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग और नेट अटेंडेंस रेशियो 83 है। और बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 35 है, लिटरेसी रेट
62% और नेट अटेंडेंस रेशियो 43। अगर आप इस टेबल को देखकर तीनों स्टेट्स को कंपेयर करते हो तो केरल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि केरल में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। लिटरेसी रेट सबसे अधिक है 94%, यानी वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अधिक हैं और पेरेंट्स जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ नेट अटेंडेंस रेशियो भी सबसे अधिक है। तो अगर इन तीनों क्राइटेरियाज को हम देखें तो यहाँ पर केरल सबसे आगे है, फिर हरियाणा है और सबसे कम बिहार। यहाँ पर तीन जो क्राइटेरिया हमने यूज किए हैं उनकी डेफिनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, आप उसे भी आप अच्छे से समझिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? शिशु मृत्यु दर जिसको हम कहते हैं। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर as a proportion of 1000 live children born in that particular year. Literacy rate, it measures the proportion of literate population in the 7 and above age group, and net attendance ratio is the total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. Income. Per capita income hides the disparities of income, or in other words, it does not disclose how the income is distributed among the people of the country. एक एग्जाम्पल जो हमने दो कंट्रीज़ का लिया था, लगभग वैसा ही उदाहरण एक और आपके सामने है। यहाँ पर दो कंट्रीज़ ए और बी हैं, दोनों की पर कैपिटा इनकम बराबर है, लेकिन अगर आप दोनों ही कंट्रीज़ के सिटीजन्स की इनकम को देखोगे तो जो कंट्री बी है वहाँ पर सिटीजन्स की जो इनकम है वो लगभग बराबर है एक दूसरे के, लेकिन वहीं कंट्री ए की सिटीजन्स की इनकम अगर आप देखोगे मंथली इनकम, तो वहाँ पर आप देखोगे कि एक सिटीजन की इनकम तो बहुत अधिक है लेकिन बाकी सिटीजन्स की इनकम काफ़ी कम है। So both the countries A and B has total population 5 and per capita income is 20,000 for each, but if we consider the distribution of income, both the countries cannot be said as equally developed. Comparing countries on the basis of income is not justified as there are many other attributes to consider. For example, in Sri Lanka, the Tamils are deprived of their rights, though their per capita income is higher than India, where all communities enjoys equal political rights. Cost of living in different countries are different, therefore income does not reflect actual standard of living. For example, a person earning $20,000 per annum may have a better condition of living than a person earning $25,000 in USA. World Bank is an international organization that works to promote economic development of the countries of the world through international collaboration. It compares the countries on the basis of per capita income and divides them into three categories, that is high income countries, moderate or middle income countries, and low income countries. UNDP, United Nations Development Programme, is an international organization aims at eradication of poverty and sustainable human development. Till July 2018, it has 189 countries. It compares and ranks the developmental status of the countries based on income, health status, and educational level. UNDP's comparison. It compares the countries on the basis of their per capita income, health status, and the educational level. Considering different criteria related to health, education, and income, a composite index is prepared out of one based on which the countries are ranked. In 2018, Norway is placed in the first rank with an HDI Human Development Index of
0.954. India's rank in 2018 is 130 out of 189 member countries of UNDP with HDI value of 0.640. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये देशों को पर कैपिटा इनकम के अलावा हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल लेवल के आधार पर कंपेयर करता है। वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम के आधार पर देशों को 3 वर्गों में बांटता है: अधिक इनकम वाली कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज। वहीं यूएनडीपी पर कैपिटा इनकम, हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल लेवल के आधार पर देशों की तुलना करता है और उन्हें रैंक देता है। 2018 की गणना के अनुसार नॉर्वे पहले नंबर पर था और भारत का स्थान 130 था 189 सदस्य देशों के बीच में। डिफरेंस बिटवीन यूएनडीपी एंड वर्ल्ड बैंक्स कंपैरिजन। यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक किस तरीके से देशों की तुलना करते हैं, क्या क्राइटेरियाज दोनों के हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बैंक compares only on the basis of income. UNDP compares basically based on income, health and educational status. World Bank classifies the countries of the world under 3 categories. UNDP do not categorize the countries, instead gives rank to every country. World Bank publish World Development Report and UNDP publish Human Development Report. World Bank consider only the economic perspective while comparing. UNDP, it is multi-dimensional as it considers different aspects of sustainable human development. World Bank applicable to all the countries of the world. UNDP applicable only to the member countries of UNDP. Criteria used by UNDP to compare countries' development. UNDP के द्वारा जो मानदंड अपनाए जाते हैं देशों की तुलना करने के लिए वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 पर कैपिटा इनकम, नंबर 2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीवन प्रत्याशा, द स्पेन ऑफ लाइफ अ न्यू बॉर्न कैन एक्सपेक्ट एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, number of children dies before completion of 1 year of age out of 1000 children born alive. Literacy rate, number of people that can read and write against per 100 people within the age group of 7 years and above. Net attendance ratio, number of children attending school against per 100 children within the age group of 14 and 15 years. Gross enrollment ratio, percentage of children age group of 6 to 14 years attending school. Body mass index, BMI, it is an index that expresses the nutritional status of a person. It is calculated by dividing weight of a person in kg by the square of height in meters. If the result is more than 25, then the person will be considered as overnourished, and below 18.5 it indicates undernourishment. Public facilities, money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. For example, a pollution free environment, protection from infectious diseases, etc. Kerala has low IMR, infant mortality rate, because it has adequate provision of basic health and educational facilities. ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरला के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है? हरियाणा में पर कैपिटा इनकम केरल के तुलना में अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। इसका कारण यह है
कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए इनकम अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए, सामान्यतया पैसे के द्वारा आप प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते या बिना मिलावट की दवाएं आप नहीं खरीद सकते, जब तक कि आप एक ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। मनी आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक कि आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। Similarly, in some states, the public distribution system functions well. Health and nutritional status of people in such states is likely to be better. वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अलावा कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हों। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, हायर एजुकेशन नहीं ले पाती हैं क्योंकि सरकार, समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। केरल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक प्रकार से काम करता है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, published by UNDP, United Nations Development Program, compares countries based on the educational levels of the people, their health status and per capita income. It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report 2017. Table 1.6, some data regarding India and its neighbors for 2017. यहाँ पर कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई टेबल में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स, एज द नेम सजेस्ट, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड. It is also done in a way so that every dollar would buy the sum amount of goods and services in any country. प्रति व्यक्ति आय की गणना, पर कैपिटा इनकम की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि एक डॉलर किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है? अगर आप इस टेबल को देखेंगे और इंडिया और श्रीलंका को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रॉस नेशनल इनकम भारत से अधिक श्रीलंका की है।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी श्रीलंका की भारत से अधिक है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपुल एज 25 एंड अबव, इसमें भी श्रीलंका भारत से आगे है। और HDI रैंक इन द वर्ल्ड 2018 के अकॉर्डिंग HDI रैंक श्रीलंका की भारत से बेहतर है। टेबल 1.6 यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी वे भारत से आयु संभाविता में पीछे नहीं हैं। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? A small country in our neighborhood, Sri Lanka is much ahead of India in every respect. Nepal has half the per capita income of India, yet it is not far behind India in life expectancy and literacy levels. Sustainability of development, विकास की धारणीयता। Since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. Renewable resources like groundwater are replenished by nature. However, even these resources may be overused. हम विकास को जिस तरह से भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। Non-renewable resources cannot be replenished as they have a fixed stock on earth. We do discover new resources, but over time even this will get exhausted. Non-renewable गैर नवीकरणीय साधन वे हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी न हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर चर्चा जारी है। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।